जय हिंद। आपको पता होगा अब मैं फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले मैं लाइट को समझा चुका हूँ और लाइट में कल मैं कुछ बताया था, आज वहां से आगे बढ़ूंगा और यहाँ से देखेंगे पूरा लाइट को। कल मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दिया था अर्थ के बारे में और सन के बारे में। इसका एज कितना है, इसका एज कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, ये सब बातें हमने बता दी थी। और लास्ट में आपको ये बता दिए थे अर्थ का जो ये सेंटर है वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन किसका संलयन किसमें, मैं वहां बताया था कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, मैं बता चुका था। और इससे जो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है तो 1H2 ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है और ड्यूटेरियम को ये बोलते हैं हैवी वाटर D2O, उसके हैवी वाटर बोलते हैं D2O। ये इसका संलयन किसमें होता है, हीलियम में होता है। ये बनेगा 112 हीलियम, बट यहाँ पे 224 होना चाहिए, बट कितना है, इतना 0.1 मास गायब हो गया। वो मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, लगभग 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी बनता है। ये 0.1 मास से इतना एनर्जी बना, ये बात किसी को पता नहीं था ये कन्वर्ट कैसे हुआ। तब आइंस्टाइन ने बताया था E=mc² पे इस फॉर्मूला के थ्रू ये जो मास है वो कहीं गया नहीं है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है ना। और ये एनर्जी कहाँ बना है, सन में ये एनर्जी बना है। यही एनर्जी कहाँ आएगा, अब अर्थ पे आएगा। कहाँ आएगा, अर्थ पे आएगा। और ये सन का एनर्जी अर्थ पे आता है, उसको हम प्रकाश बोलते हैं। कितना में आता है, 8 मिनट 20 सेकंड में। और ये एनर्जी आता है वो वेव के रूप में आता है। मतलब सन पे जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आता है, वेव के फॉर्म में आता है ये एनर्जी। और ये एनर्जी कितना है, 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है, जो कि वेव के फॉर्म में आता है। बिल्ली आ गया था, जो वेव के फॉर्म में आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं ये जो वेव के फॉर्म में एनर्जी आ रहा है। ये वेव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं और पहले 2 देखते हैं फिर 2 देख लेंगे। पहले गमन के आधार पे पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। वेव को तरंग बोलते हैं हिंदी में। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वो शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करता है। मतलब अनुप्रस्थ तरंग ऐसे करके गमन करता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। और जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं वो ऐसे गमन करते हैं, इस टाइप के गमन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं ये वैसे। और आपको एग्जाम में पूछेगा जो प्रकाश है, प्रकाश भी ऐसे ट्रेवल करता है। इसीलिए अनुप्रस्थ, प्रस्थ में प आ रहा है, इसीलिए प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ये अनुदैर्घ्य ध आता है, ध पर क्या होता है, ध्वनि। तो ध्वनि माने क्या, साउंड। साउंड कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध से ध्वनि है, ध से धैर्य। मतलब ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ ध है तो धैर्य, मतलब ध्वनि। प्रस्थ है तो प्रकाश। इससे थोड़ा लॉजिक याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब और देखिए तरंग का और 2 प्रकार होता है। कौन कौन, एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वो तरंग होते हैं जिसको गमन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, उसे यांत्रिक तरंग बोलेंगे। अयांत्रिक तरंग वो तरंग होते हैं जिनको गमन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए कोई बंद गाड़ी में कोई इंसान चिल्लाता है, क्या उनका आवाज बाहर आता है, नहीं, क्योंकि जो बच्चा चिल्लाता है उनके मुंह से साउंड निकलता है। और साउंड को, मतलब ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता पड़ता है, इसी वजह से साउंड बाहर नहीं आता है। तो साउंड कौन सा तरंग हो गया, ध्वनि कौन सा तरंग हो गया। तो ध्वनि जो है यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंग है। क्योंकि ध्वनि को, यांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसमें मीडियम की आवश्यकता पड़े उसे यांत्रिक तरंग, और जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़े, मीडियम मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़े, उसे कौन सा तरंग बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग। और किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, आप लोग को पता है, बताइए तो किसको, प्रकाश को। किसको, प्रकाश को। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, हम ये कह रहे हैं। माध्यम रहे या ना रहे, लाइट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी वो गमन करेगा। समझ में आ रहा है ना।
तो हम अयांत्रिक तरंग का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या? वैसा तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता पड़े उसे अयांत्रिक तरंग, वैसा तरंग जिसको माध्यम आवश्यकता नहीं पड़े उसे अयांत्रिक तरंग, वैसा तरंग जिसमें माध्यम आवश्यकता पड़े उसे यांत्रिक तरंग। कोई दिक्कत? ध्वनि यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है और प्रकाश अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। तो आइए, ये आपको मैं प्रकाश को समझा दिया हूं। अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण। क्या समझते हैं? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। तो प्रकाश का गुण क्या है? सबसे पहले प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। बात सही है। प्रकाश किसका रूप है? एनर्जी का रूप है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हूँ 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनता है, और ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया दुनिया को, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एनर्जी यही आता है हमारे अर्थ पे। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, पहला गुण। दूसरा गुण होता है प्रकाश अनुप्रस्थ और अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ और अयांत्रिक तरंग है। दूसरा गुण है प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब माध्यम रहे या माध्यम ना रहे तो ये प्रकाश गमन करेगा। देखिए यहाँ पे ये जो सन है, सन से प्रकाश कहाँ आता है? अर्थ पे। तो कहाँ तक माध्यम है? 300 किलोमीटर तक क्या है हम लोग का वायुमंडल, यहीं तक माध्यम है ना। उसके बाद तो क्या अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है। तो प्रकाश आता है ना, अंतरिक्ष में भी आता है और इसमें भी आता है, माध्यम में भी आता है। मतलब माध्यम रहे और माध्यम ना रहे, इससे लाइट को, प्रकाश को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और प्रकाश का जो स्पीड होता है वो 3 गुना 10 से पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होता है। ये स्पीड कहाँ की है? गैस की स्पीड। और प्रकाश के स्पीड को किससे लिखेंगे? c से। वही मैं लिखा हूँ। प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये बात को सबसे पहले किसने बताया था? रोमन नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन आता है प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने बताया था? सर्वप्रथम रोमन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था प्रकाश के वेग को। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक गैस में होता है, फिर किसमें होता है? फिर द्रव में होता है, फिर किसमें होता है? ये ठोस में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में होता है। समझ में आ रहा है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में होता है। और प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। मतलब गैस में कुछ और होगा, द्रव में कुछ और होगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो 8 है। कितना है? 8 है। तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये 8 है। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये 8 वेव है। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये लाइट तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हूँ, उसमें नोट्स मैं भेज दूंगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर 1। इसको इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, अच्छा लगेगा देखने में। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 समझने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैं आपको बताया भी था इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर लाइट आता है, ये लाइट कहां से आता है? सन से। कहां से आता है? सन से। सन क्या है? स्टार है। इससे मान लीजिए एनर्जी आया है प्रकाश, और बताए हैं अभी जस्ट प्रकाश एनर्जी का क्या है? रूप है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश आ रहा है कितना? 100 जूल ऊर्जा आ रहा है। ये किससे टकराया है? किसी ऑब्जेक्ट से टकराया। टकराने के बाद ये क्या हो गया? 70 जूल क्या हो गया? रिटर्न हो गया। जो रिटर्न हुआ, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। 100 में 70 रिटर्न हो गया, कितना बचा? अभी 30 बचा हुआ है। 30 में से 20 जूल क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। इसको बोलते हैं आर पार, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। अब कितना बचा हुआ है? 10 जूल। 10 जूल क्या किया? जिस ऑब्जेक्ट पे प्रकाश टकराया, जिस पदार्थ पे, जिस वस्तु से प्रकाश टकराया, वो 10 जूल क्या किया? अपने अंदर अवशोषण कर लिया। कितना जूल किया? 10 जूल किया। ये
तो ये बना मानव नेत्र। क्या बना? मानव नेत्र बना, क्योंकि हम लोग का जो आंख है ना, ये आंख भी यही काम करता है, लाइट को सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है। ये घटना, तीनों घटना, फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का अवशोषण, ये तीनों घटना सेम टाइम में होता है दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट में। बट ये तीनों चीज को हम एक साथ पढ़ पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें से पहले मैं किसको पढ़ूंगा? प्रकाश के परावर्तन को आपको मैं समझाऊंगा। चलिए आइए प्रकाश को परावर्तन समझते हैं। देखिए अब एक बात, जो लाइट है, एमसीक्यू आता है, आपने बताया था, जो लाइट आता है वो स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बात ठीक भी है। ये बात किसने बोला था? न्यूटन ने। और अगर आप पढ़िएगा, एक आया था हाइजेंस साहब, उन्होंने बोला था नहीं, प्रकाश जो है ना वो तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। ये बात किसने बोला था? हाइजेंस साहब ने। किसने बोला था? हाइजेंस साहब ने। ये न्यूटन ने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10th में, प्रकाश कैसी मतलब प्रकाश किस तरह से गमन करता है, तो ऑप्शन सी में आता है सीधी रेखा। ये बात सही, ये बात न्यूटन ने कहा था। और प्रकाश वेव के रूप में गमन करता है, ये बात हाइजेंस साहब ने बोला था। और दोनों बात सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और तरंग के रूप में। इस बात को क्लियर किया था डी ब्रोगली साहब। किसने क्लियर किया था? डी ब्रोगली साहब ने क्लियर किया था। डी ब्रोगली साहब ने क्या किया था? क्लियर किया था। समझ में आ रहा है ना? यही है। चलिए आप समझते हैं किसको? प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर नंबर 1 को। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अच्छे से। आप लोग बने रहिए और देखिए। देखिए होता क्या है, जब किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, ये पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। जब किसी परावर्तक सतह से, ये प्रकाश स्रोत है, वैसा स्रोत जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो, जिससे प्रकाश निकले, उसे प्रकाश से स्रोत कहते हैं। इससे प्रकाश निकल रहा है और ये किससे टकराएगा? परावर्तन सतह से क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या करे? लौट जाए, इसी घटना का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब होता क्या है, अब कुछ टर्म को समझिए। यहाँ पे जो किरण आती है प्रकाश स्रोत से, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकराया, किससे टकराया? जिस सतह से टकराया, उस सतह का नाम होगा परावर्तक सतह। क्या नाम होगा? परावर्तक सतह। आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस सतह से टकराया, सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। और सतह के जिस बिंदु पे टकराया, इस बिंदु का नाम है आपात बिंदु। क्या नाम है? जिस बिंदु पे टकराया, बिंदु क्या नाम है? आपात बिंदु या आपतन बिंदु, कुछ भी बोलिए। और टकराने के बाद जो उधर चला गया, उनको बोलते हैं परावर्तित किरण, जो परावर्तन हो गया। परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? समझिएगा। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण जिस सतह से टकराते हैं, सतह का नाम परावर्तक सतह। आपतित किरण जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराते हैं, उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता? अभिलंब। क्या कहलाता? अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं अंग्रेजी में, अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, अभिलंब। और देखो, अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाते हैं, उनको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण को बोलते हैं एंगल आई, परावर्तन कोण को बोलते हैं एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसीलिए इसको आई से डिनोट करेंगे, किसको? आपतन कोण को। इसको आर से डिनोट करेंगे, किसको? परावर्तन कोण को। यहाँ पे कुछ टर्म है, तो आई क्या है? आई, एंगल आई का नाम क्या है? इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। और एंगल आर क्या है? इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो होता क्या है,
जब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जिस सतह से टकराता है सतह का नाम परावर्तक सतह। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से जो रिटर्न हो जाता है उनका नाम परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता? अभिलंब। क्या कहलाता? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आपतित किरण को कोण आई, परावर्तन इसको परावर्तित किरण को कोण आर, परावर्तन कोण को कोण आर। ये अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है और आएगा कि प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। मतलब पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तल का मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में हो। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान हमेशा क्या हो? बराबर हो। मतलब कोण एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे। और एक इम्पोर्टेंट आप लोग को सूचना दे रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा। स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखेगा और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। वहां पे आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा सब सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स का हो या हिंदी का किसी सब्जेक्ट का हो, तुरंत सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और आप उसको क्या कीजिएगा? स्कैन कीजिएगा, ग्रुप में जुड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।